HRGK बाय लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। कल अपन पढ़ा था राजा हर्षवर्धन के बारे में, यानी पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक का हरियाणा, जिसमें हर्षवर्धन कब जन्म हुआ 590 ईस्वी में, और राजा कब बनता है ये 606 ईस्वी में, और इसका जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हो जाती। लाइफ स्पान जीवन काल पूछा जाए तो इसका 590 से 647 ईस्वी में। आज पढ़ेंगे हरियाणा का मध्यकालीन हरियाणा। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन हरियाणा। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन हरियाणा। मध्यकालीन हरियाणा में 9वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में कोई खास नहीं था। 9वीं शताब्दी के अंदर इस वर्धन वंश को के बाद, या जब ये इसका अंत हो जाता है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसके बाद कौन आता है? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा आता है? गुर्जर प्रतिहार वंश आता है। यहां पर किसका राज्य होता था? राजा मिहिर भोज। किसका राज्य होता था? राजा मिहिर भोज, जिसका जो जीवन काल 836 से 885 ईस्वी तक रहा है। ये हमें कैसे पता चलता है? पिहेवा अभिलेख से। कहाँ से? पिहेवा अभिलेख। और इसके समय में घोड़ों का व्यापार होता था। पिहेवा किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों का व्यापार। राजा मिहिर भोज के समय में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। और 9वीं शताब्दी के अंत तक, 9वीं शताब्दी के अंत तक हरियाणा किसके अंडर में आ गया था? तोमरों के। किसके अंडर में आ गया? तोमर वंश के। किसके अंडर में आ गया था? तोमर वंश के। ये बाद में डिस्कस करेंगे। 9वीं शताब्दी में ही अग्रोहा हिसार से, अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर एक ईंट मिली। क्या मिली? ईंट, जिस पे संगीत के 7 सुर लिखे हुए थे, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 हो गए ना? तो ये ईंट पे क्या लिखे हुए थे? शास्त्रीय संगीत के सुर। हमें पता चला भाई ये शास्त्रीय संगीत के सुर थे। अगर इतिहास की परिभाषा में कोई ईंट मिले, पत्थर मिले, औजार मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। जैसे पिहेवा अभिलेख से राजा मिहिर भोज के बारे में पता चलता है। भाई यहाँ पर घोड़ों का, 9वीं शताब्दी में घोड़ों का क्या होता था? व्यापार होता था। जो शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य 9वीं शताब्दी में मिले। और अग्रोहा से ही, अग्रोहा हिसार से भी एक मिट्टी का क्या मिला? मृदु भांड मिला। मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन। इससे भी पता चलता है भाई 9वीं शताब्दी के अंत तक जो संगीत घर घर में पहुंच चुका था। अब जो हरियाणा तोमरों के अधीन आ गया, इस वंश का जो राजा था, तोमर वंश का जो राजा था वो कौन था? राजा अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल।
पाल। तोमर वंश का राजा कौन था? अनंग पाल। कौन था? अनंग पाल। इसके अनंग पाल के बाद जो इसका उत्तराधिकारी अनंग पाल द्वितीय नाम था, जिसको हम सूरजमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरजमल। और इन्होंने ही सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण किया था? सूरज कुंड का। क्योंकि ये अपने इष्ट देवता सूर्य की ही आराधना करते थे। इष्ट देवता सूर्य देव या सूर्य देवता की ये क्या करते थे? आराधना करते थे। इसलिए इन्होंने सूरज कुंड का निर्माण किया। और सूरज कुंड का पुराना नाम क्या होता था? इसका पुराना नाम, सूरज कुंड का पुराना नाम क्या होता था? मयूर झील। क्या होता था? मयूर झील। जैसे दोबारा डिस्कस करेंगे, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बाद कौन आया? गुर्जर प्रतिहार वंश। और यहाँ पर जो राजा मिहिर भोज, हमें ये पता चलता कि यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। किस अभिलेख से? पेहवा या पिहोवा अभिलेख से, जिसको हम पेहवा ही लिखते हैं। अभिलेख से पता चलता है, जो कि 836 से 885 ईस्वी तक। और 9वीं शताब्दी के अंत तक हरियाणा किसके अधीन आ गया था? तोमर वंश के। इसी प्रकार 9वीं शताब्दी में अग्रोहा हिसार से क्या मिलते हैं? एक ईंट मिलती है जिसपे संगीत के सातों सुर लिखे हुए थे। सारे गामा पाधानी, जो कि क्या थी? शास्त्रीय संगीत के सुर थे। और इससे ही तोमर वंश का जो राजा कौन बना? अनंगपाल। फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अनंगपाल द्वितीय, जिसको हम सूरजमल भी कहते हैं, जिसने सूरज कुंड का निर्माण किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये अपने इष्ट देवता सूर्य की आराधना करते थे। और इसका पुराना नाम क्या होता था? मयूर झील होता था। क्या होता था? मयूर झील। इसका जो सूरज कुंड का निर्माण करवाया, जिसका पुराना नाम क्या होता था? मयूर झील, जो कि कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अब यहाँ पर फरीदाबाद में एक मेला लगता है सूरज कुंड का। जैसे पिछली बार 2019 में कौन सा लगा था? 33वां सूरज कुंड मेला लगा था। उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक तो सहभागी राज्य और एक सहभागी देश। सहभागी देश कौन था? सहभागी राज्य कौन था? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। और देश कौन सा था? थाईलैंड। कौन सा था? थाईलैंड। और ये आम तौर पर 1 से 15 फरवरी तक चलता है। लेकिन जो 33वां अंतर्राष्ट्रीय मेला था, वो कितने से? 1 से 17 फरवरी तक चला था। यही याद रखना थे। अब इस 2020 के अंदर कौन सा चला? 34वां। कौन सा चला? इस बार जो सहभागी राज्य था वो कौन था? हिमाचल प्रदेश। कौन था? हिमाचल प्रदेश। जो कि कब तक चला? 1 से 16 फरवरी तक। और जो सहभागी राष्ट्र था, देश था, वो कौन था? उज्बेकिस्तान, जो इस बार सहभागी राष्ट्र था। तो इसके बारे में कुछ, जो इसका उद्घाटन 34वें का किसने किया था? महामहिम राष्ट्रपति
महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कौन है हमारे? श्री रामनाथ जी कोविंद। और जो पीछे वाला था 33वां, उसका उद्घाटन महाराष्ट्र के देवेंद्र फर्नांडिस, और इस मेले का समापन 33वें का जो हमारे पुराने शिक्षा मंत्री थे मिस्टर रामविलास शर्मा जी ने किया था। और 2020 के अंदर 34वां मेला लगा अंतर्राष्ट्रीय, जिसका उद्घाटन श्री राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया। और सहभागी राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश। और जो राष्ट्र कौन था? उज्बेकिस्तान। तो सूरजकुंड मेले को क्या बोलते हैं? कारीगरों का महाकुंभ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगभग हरियाणा के सभी जिलों से या हमारे देश के सभी राज्यों से यहाँ पर कला संस्कृति और दूसरी चीज़ों को संजोए हुए यहाँ पर शिल्पकार इकट्ठे होते हैं। जैसे पुराने टाइम में जो लोहार थे वो औजार बनाते थे, आजकल मशीनी युग ने उनका स्थान ले लिया है, तो उस चीज़ को संजोए हुए ये कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीन प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं कारीगरों को। कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 प्रकार के पुरस्कार। कौन कौन से? पहला है कलामणि, कलाश्री, कलानिधि। कलामणि, दूसरा है कलाश्री और कलानिधि। जो 3 तरह के इनाम दिए जाते हैं कारीगरों के लिए, कलामणि, कलाश्री और कलानिधि। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार 1987 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। तब तक कोई राज्य या देश इसके अंदर भागीदारी नहीं करता था। जब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और 1989 में राजस्थान क्या बना था? थीम राज्य बना था। थीम राज्य कौन बना था? राजस्थान। कौन बना था? राजस्थान। यहाँ पर थीम राज्य सहभागी राज्य 1989 में कौन बना था? राजस्थान। थीम कंट्री पूरी तरह से आंशिक रूप से जो सहभागी राष्ट्र 2009 के अंदर आंशिक रूप से कौन बना? थाईलैंड। कौन बना? थाईलैंड बना। मिस्र बना था। कौन बना था? मिस्र, इजिप्ट। और इसके बाद 1987 में इसकी शुरुआत हुई और 1989 में थीम राज्य कौन बना? राजस्थान। और 2009 के अंदर आंशिक रूप से मिस्र बना। और 2012 के अंदर 2012 के अंदर पूर्ण रूप से थाईलैंड। 2012 में पूर्ण रूप से कौन बना सहभागी राष्ट्र? थाईलैंड। कौन बना? थाईलैंड। और उसके बाद 33वें जो 2019 में था उसमें भी कौन था सहभागी देश? थाईलैंड। तो इस तरह से थाईलैंड 2012 में और 19 में सहभागी राष्ट्र के रूप में काम कर चुका है। इसके अलावा थीम राज्य महाराष्ट्र भी 2 बार बन चुका है। थीम राज्य महाराष्ट्र एक तो 2006 में और एक
19 के अंदर। इसमें 2 बार थीम राज्य बन चुका है। तो इसके कुछ फैक्ट्स थे, कीवर्ड्स थे, जैसे क्या क्या बताया गया इसके अंदर। शिवाजी का रायगढ़ किला, क्या दिखाया गया? शिवाजी का रायगढ़ किला। और एक प्लास्टिक के ऊपर बैन, और ई टॉयलेट। क्या क्या दिखाया गया इसके अंदर? शिवाजी का रायगढ़ का किला और प्लास्टिक के ऊपर बैन और ई टॉयलेट, और एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया। फैक्ट्स क्या क्या थे इसके? एक तो प्लास्टिक के ऊपर बैन, दूसरा शिवाजी का रायगढ़ का किला, तीसरा ई टॉयलेट, चौथा था मोबाइल ऐप बनाया गया यहाँ पे, मोबाइल ऐप। तो इस तरह से ये सूर्य कुंड के बारे में डिस्कस था। 10वीं शताब्दी में भी, 10वीं शताब्दी में हरियाणा में भी, हरियाणा किसके अधीन रहा? तोमरों के। किसके अधीन रहा? तोमरों। इनके पतन का मुख्य कारण क्या था? जो मोहम्मद गजनवी था, गजनवी, वह उसके उत्तराधिकारियों द्वारा हरियाणा के ऊपर क्या थे? आक्रमण। क्या थे? आक्रमण। लगातार वो आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा था। 10वीं शताब्दी में भी जो हरियाणा है किसके अधीन रहा? तोमरों के। और तोमरों के वंश का पतन का मुख्य कारण क्या था? मोहम्मद गजनवी या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा आक्रमण पे आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने वैसे तो 1001 से लेके 1027 तक बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन जो उसका सबसे पहले हरियाणा में 1009 के अंदर किसके ऊपर आक्रमण किया उसने? थानेसर के ऊपर। किसके ऊपर? थानेसर। यहाँ का राजा कौन होता था? तोमर वंश का जयपाल। कौन होता था? जयपाल। जयपाल पहले से ही पूरी सेना के साथ तैयार बैठा था और ये डर के मारे मोहम्मद गजनवी वापस चला गया, डर के मान कहीं हार न हो जाए। और दोबारा कब आक्रमण करता है? 1014 ईस्वी के अंदर दोबारा थानेसर पर आक्रमण करता है और जयपाल जो थानेसर का तोमर वंश का शासक था उसको हरा देता है। और यहाँ पर किसका आक्रमण हो जाता है? मोहम्मद गजनवी का। किसका शासन हो जाता है? मोहम्मद गजनवी का। और यहाँ से ये क्या करता है? चक्रा स्वामी महाराज थानेसर में से, थानेसर के मंदिर से चक्रा स्वामी की मूर्ति को उठा के ले जाता है और कहाँ पर? मक्का और मदीना की सीढ़ियों में उसको गाड़ देता है। बताते हैं जब आते जाते वक्त उसको ये लाते मारता था और उसको मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी गई। मूर्ति भंजक। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी, जो कि चक्रा स्वामी महाराज को क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु भी बोलते हैं। चक्रा स्वामी किसका अवतार? और ये 1025 में ईस्वी में गुजरात के जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सोमनाथ का मंदिर, यहाँ से काफ़ी सारा धन ये लूट के ले जाता है 1025 ईस्वी में। तो यहाँ का राजा कौन था? भीमसेन।
इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना और मूर्तियों को तोड़ना बताया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना और मूर्तियों को तोड़ना, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी इसका बेटा बनता है, कौन था वो? मसूद। अब मोहम्मद गजनवी का जो बेटा था, कौन था? मसूद। उसने 1037 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण किया? हांसी व सोनीपत के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण किया? हांसी व सोनीपत के ऊपर आक्रमण किए। और मसूद ने हांसी को अपनी क्या बना दिया? राजधानी। हांसी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। किसने? मसूद ने, जो कि किसका बेटा था? मोहम्मद गजनवी का। 1043 ईस्वी के अंदर 1043 ईस्वी में जो मसूद का बेटा था वो आक्रमण करता है। किसके ऊपर? यहाँ पे आक्रमण करता है। इस समय तोमर वंश का शासक कौन था? तोमर वंश का शासक वो आक्रमण करता है यहाँ पर, तो कौन था? तोमर वंश का कुमारपाल। कुमारपाल ने किससे मदद मांगी? चौहान वंश से। किससे? चौहान वंश से। चौहान वंश और तोमर वंश दोनों मिलके मादूद को यहाँ से भगा देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मदद मांगी है तो तोमरों को हराना, बाद में हरा देंगे। तो इसके बाद तो चौहान वंश दोनों ने मिलकर मादूद को यहाँ से हरा दिया। 1139 ईस्वी में 1139 ईस्वी में जो 1139 में अर्णोराज जो चौहान वंश का राजा था, किसको हराया? तोमरों का। किसको? तोमरों को हराया। और तोमरों का पूरी तरह से जो विनाश या अंत कब हुआ? 1156 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1156 ईस्वी में जो यहाँ का तोमरों का जो राजा था विग्रह राज फोर्थ, जो कि किसका था? तोमर वंश का था। 1156 ईस्वी में पूरी तरह से तोमरों का अंत हो जाता है। फिर चौहान वंश के अंदर किसका शासन हो जाता है? चौहान वंश का। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सभी को राम राम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राम राम।